हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए। आज एक नया चैप्टर डिस्कस करना है और चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। आराम से पहले ध्यान दीजिए यहां पर। हम भी जैसे मुझे बताइए एक्सपेंस कैसे कहते हैं? एक्सपेंसेस हिंदी में कहते हैं हम खर्चा। एक्सपेंसेस को अगर हम समझें तो जिसके लिए या तो हमें कोई हमने पेमेंट किया हो, एक्सपेंस या तो जिसके लिए हमें कोई हमने पेमेंट कर दिया हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन आ गया हो। क्या हो गया हो? ऑब्लिगेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। ये सुनो, अब ये जो एक्सपेंस है अल्टीमेटली हम कोई पेमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों ऑब्लिगेशन लेते हैं? इसके बदले में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स। हम कोई ना कोई बेनिफिट डिराइव कर रहे होते हैं बदले में। तो अगर इसके बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स विद इन 12 मंथ्स अगर मिल रहे हैं, बेनिफिट्स विद इन 12 मंथ्स मिल रहे हैं, अगर बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं? विद इन 12 मंथ्स, तो ऐसे खर्चे को हम एक्सपेंस ही कहते हैं। और इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। ऐसा कह लो, क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। और हम पीएल में चार्ज करते हैं। कहां चार्ज करते हैं? पीएल। पीएल एक अकाउंट है जिसमें इनकम और खर्चे दिखाए जाते हैं। तो अगर कोई खर्चा है, एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट हमें विद इन 12 मंथ्स मिल रहा हो, तो उसे हम खर्चा दिखाते हैं और पीएल में चार्ज कर देते हैं। किस में चार्ज कर देते हैं? पीएल। तो देखो, खर्चा तो कोई भी हो, ये दिखाया कहां जाना है? पीएल में। कहां दिखाया जाना है? पीएल में। लेकिन जब इस खर्चे का बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स, जब इसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स मिलता है, जब उसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंस। क्या कहते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। और इन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एसेट। किसकी तरह रिकॉग्नाइज करते हैं? एसेट की। लॉजिक क्या है कि जो आज हमने खर्चा किया इसका बेनिफिट हमें विद इन द ईयर नहीं मिलना है। अगर विद इन द ईयर मिलना होता तो उस साल के पीएल में दिखा देते। मान लीजिए इसका बेनिफिट हमें 5 सालों में मिलना है। कितने सालों में मिलना है? 5 साल। इस एसेट को हम कितने सालों तक यूज करेंगे? 5 ईयर्स तक यूज करेंगे, या 4 ईयर तक यूज करेंगे। तो जब इस खर्चे को हम 4 ईयर तक यूज करेंगे तो इसे हम अमोर्टाइज कर देंगे। मतलब पहले हमने इसे एसेट दिखा दिया, पूरा खर्चा नहीं दिखाया। जितना हमने फर्स्ट ईयर में यूज किया, जितना हमने फर्स्ट ईयर में यूज किया, वो हमने कर लिया चार्ज इन द फर्स्ट ईयर इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन के फॉर्म में इसे हम पीएल में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? पीएल। पूरा खर्चा, एक साल में फायदा मिल जाए, पूरा पीएल में ले जाओ डायरेक्ट। एक साल में फायदा नहीं मिल रहा, फायदा 4 सालों में मिल रहा है, तो हम उस खर्चे को कितने में? 4 सालों में स्प्रेड कर देंगे। तो इस एसेट की कॉस्ट को, इसकी कॉस्ट को हम अलोकेट कर देंगे। इसे कहते हैं अलोकेशन ओवर द टर्म, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो हर साल थोड़ा थोड़ा हमने अलोकेट कर दिया। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। जब थोड़ा थोड़ा अलोकेट कर रहे होंगे तो उस समय उसका नाम डेप्रीशिएशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेप्रीशिएशन। और पीएल में चला जाएगा।
देखो खर्चा ये भी था, ये भी पीएल में गया, बट ये पूरा का पूरा उसी साल के पीएल में चला गया क्योंकि उसका बेनिफिट हमें उसी साल के अंदर मिल गया। खर्चा ये भी है, कोई अलग चीज नहीं है, बट क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलना है, तो इसको हम पीएल में एक से ज्यादा सालों में स्प्रेड कर देंगे। उस स्प्रेड करने की मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट को कहा कि हम पहले एसेट बनाएंगे और बाद में जितना जिस साल हम यूज करेंगे उतना उतना हम क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे, उतना उतना पीएल में दिखाएंगे। खर्चा है तो जाना कहां है, पीएल में। पूरा बेनिफिट अगर आपको उसी साल में मिल गया तो उसी साल के पीएल में, और अगर पूरा बेनिफिट आपको उसी साल नहीं मिल रहा, आगे भी मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जितना पहले एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बाद में जितना जितना बेनिफिट देते जाएंगे उतना उतना आगे हम पीएल में भेजते चले जाएंगे। तो ये पीएल में भेजने के प्रोसेस को हम क्या कह दे रहे हैं, ये एलोकेशन जो स्प्रेड कर रहे हैं हम खर्चे को, इसे हम क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अगर इसके बेसिस पे हम कहें तो डेप्रिसिएशन इज systematic allocation of depreciable assets. Depreciation is systematic allocation of depreciable asset. और depreciable asset का मतलब, depreciable asset का मतलब, जो depreciable asset का मतलब होता है वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप। क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। समझिएगा, एक एसेट मैंने 5 लाख का खरीदा, 4 सालों तक यूज कर रहा हूं, लास्ट में 1 लाख का बच जाएगा। कितने का बच जाएगा, 1 लाख। तो बताओ मैंने 4 सालों में यूज कितना किया, 4 लाख। तो खर्चा कितना माने, 4 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितने कितने का एक्सपेक्ट करें, 4 लाख का। जो 1 लाख का बच गया वो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं कहलाता है, वो तो मेरा रेजिडुअल वैल्यू कहलाता है, स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। Depreciation is systematic allocation of depreciable amount over the useful life of asset. Over the useful life of asset. तो depreciable amount कितना होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इतना ही अमाउंट ओवर द पीरियड हम क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं, स्प्रेड करते हैं, अलोकेट करते हैं। यहां पर सिस्टमैटिक अलोकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी कम होगी, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल में तो हमने खर्चा किया, किस साल कितना यूज किया, ये एक्चुअल में मेजर नहीं किया जा सकता है, बट इसका हमें सिस्टमैटिक अलोकेशन देखना है। क्या देखना है कि खर्चा एक्चुअल में किस साल कितना हुआ, छोड़िए कोई उससे लेने देना नहीं, हम अलोकेट किस बेसिस पे करेंगे, एक सिस्टमैटिक अलोकेशन के बेसिस को हम क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन कह देते हैं। तो किसी भी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को, डेप्रिशिएबल वैल्यू को सिस्टमैटिकली जो हम अलोकेट कर रहे हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, इस सिस्टमैटिक एलोकेशन को क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। बाकी हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से एसेट की वैल्यू का कम हो जाना, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पैसेज की वजह से, ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के पुराने हो जाने की वजह से एसेट की वैल्यू का कम हो जाना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। इज दिस ओके? वो थेरेटिकल एस्पेक्ट से ठीक था, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एनी एसेट्स ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप इस बात को
हो गया। चलो पहले बाद में पढ़ेंगे हम यहां से, पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें दो बातें पढ़नी है। एक बात है मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन का आपको सिस्टमैटिक एलोकेशन करना है, उस सिस्टमैटिक एलोकेशन के मेथड्स क्या होंगे, एक ये चीज हमें पढ़नी होगी, अलग अलग मेथड कौन कौन से हैं और उनका कैसे कैलकुलेशन होना है। और दूसरी बात जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये मेथड्स ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें पता चलेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या पता चलेगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और यहां से हमें पता चलेगा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट की अकाउंटिंग क्या होगी, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मेथड कोई भी बना रहे, मेथड से, जो डेप्रिसिएशन के मेथड है, इससे केवल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पता चलता है, और उस अमाउंट की अकाउंटिंग कैसे होनी है यह हमें इस पार्ट में पता चलेगा। तो दो बातें सीखनी है, एक तो हमें मेथड्स वो सीखने हैं जिनसे हमें यह पता चल जाए कि हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, और दूसरी बात हमें वो सीखनी है कि जो अमाउंट आया है अब इस अमाउंट की अकाउंटिंग कैसे। इज दिस ओके? तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। जिसे हम कहते हैं एसएलएम। दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तीसरा मेथड है सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इसके बाद है कहानी, इसके बाद है कहानी प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। इसके बाद है कहानी मशीन आर मेथड। और इसके बाद एक मेथड है डेप्लीशन मेथड। इतने सारे मेथड हैं जो हमें यह बताएंगे कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इन मेथड से जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट की अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। अप्रोच वन, व्हेन depreciation is
चार्ज्ड टू एसेट और अप्रोच टू व्हेन प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट is maintained. Provision for debt account is maintained. तो यहां से हमें क्या मिलेगा? अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके का डेप मिलेगा. क्या मिलेगा? अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके का डेप मिलेगा. और आगे क्या मिलेगा नेक्स्ट अप्रोच में कि जो अमाउंट अब निकल के आया है उस अमाउंट का अकाउंटिंग कैसे होनी है ये मुद्दा है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अब आप इस डायग्राम को बनाइए. कहां से ऊपर वाली बात नोट हो गई थी? तो अब आप इस बात को नोट करिए. यही धीरे धीरे एक एक करके हमें डिस्कस करना है. आप इसको नोट करिए.
हो गया? इतनी बात हो गई। अब जरा पढ़ते हैं, शुरुआत से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कह रहा है टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स दैट हैव बीन फिजिकली सब्सटेंस। जनरली डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? और अगर इंटेंजिबल एसेट्स का हम सिस्टमैटिक एलोकेशन करते हैं ना, तो उसे उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो जैसे इस चैप्टर का नाम था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो बस इतना डिफरेंस है। टेंजिबल एसेट्स का जब हम सिस्टमैटिक एलोकेशन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन, और जब हम इंटेंजिबल एसेट्स का सिस्टमैटिक एलोकेशन करेंगे तो अमोर्टाइजेशन। Correct. Tangible assets are assets that have been physical substance. They can be seen and touched, held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purpose. तो टेंजिबल एसेट्स किन्हें कह रहे हैं? एसेट्स का मतलब यही होता है कि जिन्हें हमने क्या किया, हेल्ड किया है। किस बात के लिए? फॉर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो जब भी हमने किसी गुड्स को अगर रखा हुआ है बेचने के लिए तो उसे हम कह देते हैं इन्वेंट्री। अगर रखा हुआ है यूज करने के लिए तो उसे हम कह देते हैं एसेट्स। और एसेट्स में भी कौन से एसेट्स है? टेंजिबल एसेट्स। कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट। एएस 10 के हिसाब से, एएस 10 के हिसाब से जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो टेंजिबल एसेट्स आपके कहलाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। ठीक है? इन्हीं कैटेगरी में सारे टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। इज दिस ओके? कह रहे हैं आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। जिनका बेनिफिट हम 12 महीने से ज्यादा समय के लिए ले रहे होंगे, ऐसे ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे आइटम या ऐसे खर्चे को हम क्या कह देते हैं? टेंजिबल एसेट्स की तरह रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। These are also called fixed asset in common parlance. इन्हें हम fixed asset कहते हैं। When fixed asset is purchased, it is recorded in the books of account at its original cost of purchase. जब भी फिक्स्ड एसेट को जब हम खरीदते हैं तो उन्हें हम बुक्स पे रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है आप इसे लिख लीजिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। However, fixed assets are used to earn revenues और सेव कॉस्ट फॉर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड इन फ्यूचर। तो फिक्स्ड एसेट हम रखते क्यों हैं? या तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए या फिर अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए। किस बात के लिए? कॉस्ट सेविंग। तो ऐसे करके फिक्स्ड एसेट की जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, हमने डिस्कस कर ली है। अब यहां से हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस विद पासेस ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कि एक जो एसेट की वैल्यू है जो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी डिमिनिशन का एस्टिमेशन जो हम कर रहे हैं, दैट एस्टिमेशन इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कम हो रही किसकी वजह से? नॉर्मल वियर एंड टीयर इन द बिजनेस। बिजनेस में उसके यूज करने की वजह से वैल्यू कम हो रही। इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने की वजह से वैल्यू कम हो रही है। आप एक एसेट को खरीद के रख लो, यूज भले ही ना करो, बट अगर समय गुजरता चला जाएगा तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड अदर चेंजेस। टेक्नोलॉजी की बदल जाने की वजह से, अदर चेंजेस हो जाने की वजह से एसेट क्या हो जाता है? ऑब्सोलेंस हो जाता है। और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, कई बार एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। और डेप्रिसिएशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड नेचुरल रिजर्व। देखिए अब 3 वर्ड होगा यहां पर, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने देखा टेंजिबल एसेट्स में बात करते हैं, अमोर्टाइजेशन हमने देखा इंटेंजिबल एसेट्स में। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब उनकी वैल्यू कम हो रही होती है वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। इवन मेथड भी जो वहां पर डेप्रिसिएशन का मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन मेथड। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी? बोलो बेटा। तो ये थोड़े से हमने रीजन जाने क्यों हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है, क्यों हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं।
फिर ये एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डेप्रिशिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, क्या है ये, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मैंने नोट करा दिया आपको। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। अगर एसेट की कॉस्ट से उसकी रेसिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट is a period over which asset is expected to be available for use by the entity। कहते हैं ना ओवर द, जो हमें एलोकेशन करना है, सिस्टमैटिक एलोकेशन करना है ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो एसेट की होगी वो बिजनेस के द्वारा डिटरमाइन करी जाएगी, एस्टिमेट करी जाएगी कि इस एसेट को हम इफिशिएंटली कितने समय तक यूज कर सकते हैं। तो जितने समय तक उस एसेट को हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं उस लाइफ को हम एसेट की क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यस और नो। तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को निकालने के 3 फैक्टर हो गए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट और रेजिडुअल वैल्यू। ये 3 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। इज दिस ओके? बोलो बेटा, इतनी बात हमने पढ़ ली है, अब बाकी आप पढ़ना तो पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्यों देते हैं डेप्रिसिएशन, व्हाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के देने के पीछे का पर्पस क्या है, बोलो। देखो डेप्रिसिएशन जो खर्चा दिखाते हैं एक प्रकार से क्या है, खर्चा, बट किसी को पे कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे पैसा हमारे पास क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। भाई हम अगर किसी से कहें कि खर्चा हो गया बट पे नहीं किया तो वो पैसा कहां है, मेरी पॉकेट में ही है। जैसे आपने मुझे 10 रुपए दिए, ठीक है, और मैं कह रहा हूं 10 रुपए खर्च हो गए और खर्च हुए नहीं, तो इसका मतलब वो मेरे कहां है, मेरी सेविंग में आ गए। आपकी निगाह में तो हो गया, खर्च हो गए, अब सर के पास कुछ नहीं है, बट मेरे पास कहां पर आ गए, सेविंग में। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो बिजनेस में, तो धीरे धीरे फंड इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, फंड इकट्ठा, कि जैसे अगर 5 साल बाद जब ये एसेट पुराना हो जाएगा तो नए एसेट के लिए आपके पास फंड इकट्ठा हो चुका होगा, इसको रिप्लेस करके आप नया एसेट परचेज कर पाओगे। तो हम ये कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है फंड फॉर रिप्लेसमेंट। किस बात के लिए, टू जनरेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन के माध्यम से हम फंड इकट्ठा कर लेते हैं, किस बात के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। बोले क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, इज दिस ओके? फिर क्या कह रहे हैं, करेक्ट मेजर ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम कैसे निकाली जाती है, रियल इनकम, जो रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करेंगे। अब हमने सारे रेवेन्यू ले लिए, बाकी के सारे एक्सपेंस भी ले लिए, डेप्रिसिएशन नहीं लिया। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं तो उसको अर्न करने में मैं एसेट भी तो यूज कर रहा हूं ना, तो उसका भी तो खर्चा मुझे बुक करना चाहिए। तो अगर जब तक हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे ना, जैसे अगर आप मुझसे कहा जाए एडी इंडिया का प्रॉफिट बताओ, तो मैं कहता हूं जो मेरी फीस आई, हमारी जो सर फैकल्टीज वगैरह के पेमेंट, अदर खर्चे वो दे दिए, अब मैं ये फर्नीचर यूज कर रहा हूं, ये बिल्डिंग यूज कर रहा हूं, ये एडी इंडिया की ओन्ड है। तो अगर मैं इसका खर्चा नहीं दिखाऊंगा तो क्या मेरा रियल प्रॉफिट आएगा, क्या मेरा रियल प्रॉफिट, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सही, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है, फैकल्टीज मेहनत कर रही है, उन्हें सैलरी मिल रही, तो ये बिल्डिंग के बदले में भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन खर्चे की तरह बुक किया जाना चाहिए। हाँ, अगर ये किराए पे होती तो रेंट को बुक करता, बट अगर ये इनकी खुद की, एडी इंडिया की खुद की है, तो फिर उसको क्या मिलना चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो अगर हम किसी एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं वो प्रॉफिट सही निकल के नहीं। तो सही प्रॉफिट एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो क्या करें, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। बोलो। फिर कह रहे हैं ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, हम एक एसेट को डेप्रिशिएट ना करें। एक मशीन मैंने 5-6 साल पहले खरीदी थी 4 लाख रुपए की, वो यूज होके कबाड़ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कबाड़। बट अगर हम डेप नहीं देंगे तो मेरी बुक में कितनी दिखेगी, 4 लाख। 4 की खरीदी तो मेरी बुक में कितने की दिखेगी, 4 लाख।
अब रियल सेंस में अगर देखा जाए तो क्या वो मशीन की वैल्यू 4 लाख है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कबाड़ हो चुकी है, 50,000 की वैल्यू। बट मैं डेप्रिसिएशन मैंने नहीं दिया, तो वैल्यू कितनी दिख रही है बुक्स में? तो अब अगर मेरी बैलेंस शीट कोई देखेगा तो क्या वो मिसगाइड हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। उसे लगेगा ये मशीन 4 लाख की है जबकि मशीन 50,000 की कबाड़ बची हुई है, तो उसका डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ जाएगा। तो कहते हैं कि अगर आप ट्रू पोजीशन चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने एसेट्स को क्या करो, डेप्रिशिएट। इज दिस ओके? तो 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से 3 पॉइंट? कौन से हो गए? करेक्ट इनकम मीजर, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट, और दूसरा है असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करोगे तब तक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक से निकल के नहीं। इज दिस ओके? तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए और केवल ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आपसे हो सकता है थ्योरी वगैरह में कभी कभार पूछ लें कि डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हेडिंग डालिए आपने, चारों पॉइंट लिखिए। बात समझ में आ गई? चलिए, इसमें ये जो मेथड हमने देखे थे, इसमें ये जो पहले 2 मेथड हैं इनको हम कहते हैं कॉमनली यूज मेथड। इनको हम क्या कहते हैं? कॉमनली यूज मेथड। कॉमनली यूज मेथड। अब एक काम करेंगे हम लोग, आज थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लिया है, अब जो मेथड स्टार्ट करेंगे और अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और आज हम डाउट ले रहे हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, नहीं डाउट छूट जाएंगे तो आज हम डाउट ले रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, इतना थोड़ा सा डिस्कस करके आइए और नेक्स्ट क्लास में बस इसको न्यूमेरिकली हम स्टार्ट कर लेंगे।